जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं संघवाद यानी कि फेडरलिज्म क्या है। और जो हमारे बड़े बड़े देश हैं जैसे अमेरिका, यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, भारत, तो इन सब में फेडरलिज्म व्यवस्था है और ये क्यों है और इन सारी व्यवस्थाओं के बारे में लोग थोड़ा थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आता है हमारा लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। ये सभी व्यवस्थाएं कहाँ होगी? संघ, एकात्मक, फेडरलिज्म और महासंघ, कन्फेडरेशन, ये वाली व्यवस्था कहाँ होगी? जहाँ पर डेमोक्रेसी होगी। अब मान लो किसी जगह राजा का शासन है तो वहां ना फेडरलिज्म होगा, ना यूनियन वाला होगा, ना यूनिटरी सिस्टम, कोई भी कुछ भी नहीं होगा वहां पर। ठीक, तो देखो लोकतंत्र के चार भागों में आता है, एक महासंघ, एक संघ और एक एकात्मक व्यवस्था। तो देखो महासंघ क्या होता है? महासंघ होता है 30 आदमियों को पकड़ कर ले गए आप कहीं, वहां पर उन आदमियों ने थोड़ा थोड़ा मिलकर आपको दे दिया कुछ, ठीक, और वो आदमी जब चाहे अपना अलग हो सकते हैं, उनको किसी से मतलब नहीं है। तो वो आदमी किसमें, वो व्यवस्था कन्फेडरेशन में आई, किसमें आई? महासंघ वाले में आई। जब मन हुआ तब खट्टे से अलग, जब मन हुआ तब अलग निकल गए। दूसरी व्यवस्था होती है फेडरेशन। फेडरेशन में क्या होता है? वो आदमी थे, वो एक नियम के तहत बंधे होते हैं। जैसे एग्रीमेंट होता है कि तुम अलग नहीं जा सकते, इतनी दूर बाद ही अलग जाओगे, तो इसमें एग्रीमेंट होता है, इसमें रूल, नियम, एग्रीमेंट सब होते हैं, इसमें फेडरेशन में। तीसरी व्यवस्था है यूनियन। यूनियन में क्या है? एक आदमी आया, वो आदमी को सबको पकड़ लाया, कहा कि मैं हूं और तुम मेरे सब नीचे हो, ठीक, तुम क्या हो? मेरे नीचे हो, तो मैं जो चाहूंगा आप लोग वही करोगे। तो ये कौन सी व्यवस्था है? यूनियन वाली हुई। इसमें यूनियन में क्या होता है? जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, वो किसको पावर दे देता है? स्टेट को थोड़ी थोड़ी पावर दे देता है, ठीक। और इसका उल्टा महासंघ है, इसमें स्टेट थोड़ी थोड़ी पावर किसको दे देते हैं? सेंटर को दे देते हैं। बस इसका सबका एग्जांपल देख लो। महासंघ का यूरोप वाली वीडियो में पढ़ाया था मैंने, कौन सा था? जब नेपोलियन ने क्या बनाए थे? जर्मन महासंघ बनाया था। तब इसमें कितने प्रदेश थे जर्मन महासंघ में? 39 प्रदेश थे मिलाकर। संघ, फेडरेशन, अमेरिका, बिल्कुल सिंपल सा। यूनियन, यूनियन इंडिया। इंडिया क्या है? हमारे आर्टिकल 1 में बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के, भारत राज्यों का संघ होगा। संघ, समझ रहे हैं? संघ राज्यों का। फिर एकात्मक व्यवस्था, ये दोनों देखो, ये दोनों सेम ही है। कौन सी? संघ वाली और एकात्मक वाली। इन थोड़ा थोड़ा मेन डिफरेंस है, वो जान लो क्या है। संघ वाले में क्या होता है? सेंटर तो पावरफुल रहेगा ही और स्टेट को शक्तियां देते चलेगा। यानी कि देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में जब कोई हेर फेर मतलब बदलाव करना होगा, मान लो कोई संशोधन लाना है, अमेंडमेंट लाना है, तो ये थोड़ी ना है कि मोदी जी अकेले कर देंगे, मतलब लोकसभा अकेले कर देगी। उसमें संघ में क्या चाहेगा? सेंटर और स्टेट दोनों में क्या हो? बहुमत हो, तब ये हो जा पाएगा। और एकात्मक में जैसा पाया, मन किया, करना है, उठाया, सर से कर दिया। किसमें? एकात्मक व्यवस्था में। जैसा पाया वैसा। इसमें कौन सा पावरफुल होता है? सेंटर। और इसमें सेंटर स्टेट अपनी अपनी जगह पर पावरफुल होता है। अच्छा, पढ़े लिखे लोगों में क्या होता है? ये फेडरेशन क्या होता है? सफल रहता है। वो लोग मतलब जानते हैं कि हम अलग होंगे तो हमारा फायदा नहीं। अपने यहाँ क्या है, मतलब जिस समय हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय जनता तो आधी क्या थी? इलिटरेट थी, अनपढ़ थी, तो वहां पर तो ये वाला सब काम चल नहीं पाता। और इसका एक बेनिफिट देख लो फेडरेशन का। मान लो आप 10 किलोमीटर जाकर अच्छा खाना खा सकते हो, ठीक, 10 किलोमीटर जाकर आप अच्छा खाना खा सकते हो, आपको अच्छे कपड़े लत्ते सब पहनने को मिल सकते हैं। तो आपको 100 किलोमीटर आगे जाने की क्या जरूरत है ना? और बहुत से लोग होंगे कहेंगे 10 किलोमीटर जाएं फिर वहां खाना खाएं, तो ये हमारे नहीं, हमको घर में ही चाहिए खाना, तो कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा। और जो ये 10 किलोमीटर जाने वाली व्यवस्था है, ये हो गई फेडरेशन। क्योंकि एक आदमी चला जाता है कहाँ? उसकी कोई भी समस्या होती है सेंटर पर चला जाता है, सेंटर में, स्टेट में, सॉरी स्टेट में चला जाता है, वहां पर अपनी सारी समस्याएं बता देता है। तो ये अमेरिका की बात कर रहे हैं, वहां पर सारी समस्याएं बता देता है, तो उसकी समस्या का निवारण हो जाता है। वो जैसे ही कोई उसको समस्या हुई तो सीधे डोनाल्ड ट्रंप के एप्लीकेशन ठांस देगा, लो भैया हमारी देखो क्या समस्या, नहीं ना, वहां के जो चीफ मिनिस्टर होंगे उनको देगा। बस यही है यहाँ पर फेडरेशन में। पढ़े लिखे आदमी इनमें क्या कहेंगे? देखो हमारी समस्या का निवारण हो रहा है। अब यहाँ यूनिटरी सिस्टम में क्या है? कुछ नहीं, स्टेट नहीं, ओनली सेंटर के पास जाना होगा, सेंटर के पास से ही सब काम बनेगा, बाकी काम कुछ नहीं होगा। किसमें? यूनिटरी सिस्टम में, ठीक।
तो सबसे बेहतर हम लोगों के लिए कौन सी रहेगी? सबसे बेहतर रहेगी या तो फेडरेशन हो या तो यूनियन हो, इन दोनों में बेहतर रहेगी। ठीक, समझ में आया ना इतनी बात? पूरी समझ में आई तो जल्दी से भैया कमेंट करके बताइए इतनी बात समझ में आई कि नहीं। महासंघ, संघ, यूनियन और एकात्मिक यानी कि यूनिटरी सिस्टम, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत फिर हम लोग देखते हैं हमारा जो चैप्टर है संघवाद, तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं, देखो क्या होता है संघवाद। क्या हो? एक ऐसी व्यवस्था है जहां सरकार दो या दो से लेवल अधिक से लेवल में होती है। लेवल का मतलब देखो, एक लेवल फ्री फायर में ना 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, तो ये लेवल होते हैं, इसमें सरकार बटी हुई होती है लेवलों में। तो दो या दो से अधिक लेवल में होती है। जैसे अमेरिका में कितने लेवल में है? 2। भारत में कितने लेवल में है? 3। अभी आपने कहा था, अभी मैंने बताया था कि ये तो यूनियन में है, फिर इसको फेडरेशन में क्यों गिनना है? ये बताया था ना। तो भारत को आप ये नहीं कह सकते कि यूनियन में है या फेडरेशन में है। क्यों नहीं कह सकते? देखो बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण समझाता हूँ। जब हमारा देश आजाद हुआ, ठीक, देश आजाद हुआ तो राज्य बने, राज्य भी बने थे। राज्य का पुनर्गठन 1956 में हुआ था, अभी आगे पढ़ाऊंगा इसको। तो राज्य बने थे इसके बाद जब देश आजाद हुआ था। और क्या थे देश में? 2 चीजें थी, एक तो थी प्रोविंस और दूसरे थे प्रिंसली स्टेट। ठीक, तो अंग्रेजों ने हमें सत्ता दे दी थी, सत्ता हस्तांतरण यानी ट्रांसफर कर दी थी, पूरी सत्ता हमारे पास आ गई। पूरी सत्ता मतलब जिस पर अंग्रेजों का कब्जा था उतना पूरा देश हमारे पास आ गया। देश पर इन सबसे एक सेंटर से नियंत्रण रख सकते थे ना, कंट्रोल रख सकते थे। तो ये क्या हुआ? कंट्रोल सेंटर से रख रहे हैं, कौन सी हुई? यूनियन वाली। ठीक, फिर देखो यूनियन वाली हुई। अब उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हमारे लौह पुरुष थे, उन्होंने प्रिंसली स्टेट का क्या करवा लिया? विलय करवा लिया, अपने भारत में मिला लिया। तो ये मिलने वाली प्रथा किसमें थी? फेडरेशन में थी। तो ये क्या हो गया? दोनों चीज हुई, हम या यूनियन का या फेडरेशन का, इंडिया दोनों चीज है। तो हम इसको अभी इस चैप्टर में फेडरेशन कहकर इंडिया को बुलाते हैं, बाकी यूनियन की बात में देखते हैं। तो जहां सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों में विभाजित हो उसको क्या कहते हैं? संघवाद व्यवस्था कहते हैं, यानी कि फेडरलिज्म सिस्टम। अब ये देखो, विश्व के 193 देशों में से 25 देश क्या हैं? फेडरलिज्म वाले, यानी उनमें संघवाद है, जैसा कि मैंने अभी बताया। संघवाद का मतलब यहाँ पर समझ लो पूर्ण लोकतंत्र है, पूरा अच्छे से लोकतंत्र है, जो लोकतंत्र की भूमिका होती है। जैसे आप क्या हो? एक मान लो भारत के नागरिक हो, आप भारत के नागरिक हो, तो आप हर चीज उसकी निभाओगे। आप क्या होगे? आपका जन्म भारत में हुआ हो, आपके माता पिता भारत में हो, आपकी कोई पहचान हो भारत की, और जन्म प्रमाण पत्र, ये सारी होगी ना 4 मान लो वाली। अब कोई आदमी ऐसा उसके पास ये 2 चीजें हैं, 2 नहीं है, किसी के पास 3 है, 1 नहीं है, किसी के पास 1 है, 3 नहीं है। तो ये व्यवस्था किसमें चल रही है? भारत के नागरिक होने में। वही व्यवस्था हमारे यहाँ पूरे वर्ल्ड में 193 देशों में है। कुछ देश कहते हैं कि हम डेमोक्रेसी वाले हैं, लेकिन वो है ही नहीं। जैसे हमारा प्यारा सा पड़ोसी चाइना, बाबू, मेड इन चाइना, यही वाला चाइना कहता है हम डेमोक्रेसी है, लेकिन नहीं है। चाहे नहीं है, देखो अब मान लो आपको लड़ाई लड़नी है, ठीक, एक यहाँ पर दादा बना बैठा है, दादा आदमी, ये दादा है, दादा का मतलब समझते हो? गुंडा आदमी। लड़ाई लड़नी है आपको, तो आप इसके पास कहोगे कि हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और ये कहेगा लड़ाई तुम लड़ोगे, ठीक, कौन? दादा वाला कहेगा लड़ाई लड़ोगे हमारे साथ, हम जिसको कहेंगे उससे लड़ोगे, और तुम्हें हारना पड़ेगा लड़ाई में। तो उसने कहा ये भैया कौन सी है? आप लड़ाई पहलवानी करवाते हैं और फिर हरवाते हैं, अच्छा थोड़ी ना है। तो यही चीन में है। चीन में क्या है? चाइना कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी है, यही सबको कहती है, क्या कहती है? कि तुम चुनाव लड़ो और हम बताएंगे कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये चीन का सिस्टम है। तो चीन लोकतंत्र वाला तो है नहीं, चुनाव कराने से थोड़ी ना लोकतंत्र की पूरी व्यवस्था हो पाएगी, यानी कि जितने रीति रिवाज हो जाएंगे। अब जैसे बारात कराने गए, अब बारात कराने में खाली जयमाला डालकर पूरी कर लोगे, और जयमाला डालकर अगर पूरी कर लो बारात वाला, तो भौरी वाला सब सिस्टम खत्म हो जाए। हर चीज मायने रखती है ना, बारात में खाली जयमाला से थोड़ी ना कुछ होगा। बस यहीं पर खाली चुनाव से थोड़ी ना होगा कि अब मान लो सब्जी बनाने बैठे, खाली नमक डाले जा रहे हैं, बोरी भर लिया नमक, खास दिया उसमें, उससे नमक से थोड़ी ना कुछ होगा। होगा किससे? मसालों से होगा।
और नमक सबकी सब चीज थोड़ी थोड़ी मात्रा में चाहिए। अब एक चीज नहीं ली उसके मुंह में ठांस दी पूरी कि हम भी देखो डेमोक्रेसी है, चुनाव होते हैं, तो ये डेमोक्रेसी का मतलब नहीं है। 25 देशों में ही है, जिनमें से देखो मुख्य मुख्य इंडिया हो गए, फ्रांस हो गए, ब्रिटेन हो गए, और अमेरिका हो गया, नाइजीरिया और बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, स्लोवाकिया, ये वाले सब हो गए, बाल्कन प्रदेश वाले उसमें भी कुछ है। तो 25 देशों में ही है, और बाकी पूरे 88 देशों में लोकतंत्र है। लोकतंत्र यानी कि लोकतंत्र जैसे चीन में, चीन वाला भी लोकतंत्र कहता है, लेकिन वो संघवाद यानी कि फेडरलिज्म वाले सिस्टम में नहीं है। अभी बताया ना, लोकतंत्र और फेडरलिज्म इसमें अंतर पड़ जाता है। यहाँ पर प्योर लोकतंत्र चाहिए, प्योर डेमोक्रेसी, और यहाँ पर कैसे है, खाली डेमोक्रेसी हो। प्योर डेमोक्रेसी मतलब आप देखो, कोई भी परीक्षा होती हो, कोई भी मान लो यूपीएससी की परीक्षा होती है, ठीक, प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, यहां पर से कुछ आदमी निकाल दिए गए, 10 लाख में 5-6 लाख इसमें से निकाल दिए गए। मेंस में 2-3 लाख पहुंचे देने, वहां से कितने चुने गए, 2400-2500, उनका इंटरव्यू हुआ, फिर वहां से जितनी सीटें होंगी उतने आदमी 1000 मान लो आ गए, तो 1000 आदमी प्योर चुनकर आए, प्योर बिल्कुल, उनमें कोई अब कमी नहीं निकाल सकते, ऐसे आदमी आए हैं। तो यही है डेमोक्रेसी, तो 88 में है, लेकिन प्योर कितने में है, 25 देशों में, जिनका डेमोक्रेसी का मतलब होता है। अब कोई भी आया अपना झंडा गाड़ दिया, देखो भैया चाइना डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी नहीं है, जो उसकी नियम है पूरी शर्तें फॉलो करो ना। अब ये कहा वहां सास बहू का झगड़ा हो रहा है कि दो चार चीजें कल दी पूरी हो गई, जितना पूरी लिस्ट दी है उतना करो तभी डेमोक्रेसी मानेंगे, अन्यथा नहीं। तो हमने देखा संघवाद, अब हम लोग देखते हैं कि इसकी संघवाद की विशेषताएं क्या है, क्या इसकी विशेषताएं जिससे हम बता सकते हैं कि कौन सा देश डेमोक्रेसी अच्छी है, कौन से देश में डेमोक्रेसी खराब है। डेमोक्रेसी अच्छी या खराब बताने के लिए संघवाद की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये देखो। पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर हों, सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर हो, यानी कि 2 और मोर देन 2 टायर सिस्टम हो, किसका, गवर्नमेंट का, ठीक। मजबूत संविधान हो, और ये ऐसा संविधान नहीं जो आया ढपली से बजाकर चला गया, मजबूत बिल्कुल। न्यायपालिका के सर्वोच्च अधिकार हो, न्यायपालिका के सर्वोच्च अधिकार, अभी इसके बारे में जानते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर कैसे हो सकते हैं। देखो संघवाद, पहले अमेरिका का उदाहरण देखो, अमेरिका के उदाहरण में क्या है, एक सेंटर की, एक स्टेट की, 2 हैं, डेमोक्रेसी की फॉलो कर रही है, ठीक, संघवाद की। और दूसरे देखो इंडिया की, इंडिया में कितनी हो गई, इंडिया में होंगे 3 हो गई, कौन कौन सी, एक सेंटर, एक स्टेट और एक लोकल गवर्नमेंट, CSL, सेंटर स्टेट लोकल गवर्नमेंट क्या बनाती है, इंडिया को एक परफेक्ट और पावरफुल कंट्री बनाती है। किसकी नजरों में, देश बचाने की नजरों में, कि वहां की सरकार जो है जनता को बचा रही है और जनता की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। लेकिन वो ऊपर से देखता है, जब आप जमीनी स्तर पर उतर आएंगे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई ऐसी शर्तें नहीं मानी जा रही। आज शिक्षकों पर अब विरोध हो रहा है, शिक्षकों को जेल में डाला जा रहा है, और जिनके दिवस पर हम, जिनके उपलक्ष्य पे हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, उन्होंने ही कहा था कि शिक्षक यानी कि टीचर इज द बेस्ट ब्रेन्स ऑफ द नेशन। टीचर क्या होते हैं, देश के सबसे अच्छे मस्तिष्क होते हैं, यानी कि देश का सबसे अच्छा मस्तिष्क, भविष्य का निर्माण करने वाले टीचर होते हैं। और हमारी गीता, भगवत गीता, पुराणों में भी बताया गया है कि टीचर ही जो होते हैं भगवान से भी बढ़कर होते हैं। लेकिन आज उनको कोई मान नहीं रहा, पुलिस उठाकर अंदर कर रही है, तो ये टीचरों पर विरोध हो रहा है, तो हम लोग इसकी भी शर्तें मान नहीं रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे है मजबूत संविधान, बिल्कुल ठोस संविधान होना चाहिए। मजबूत संविधान ऐसे कि लोहे वोहे का संविधान है क्या, इससे मजबूत हो, ऐसे नहीं। मजबूत संविधान जैसे अपने यहाँ का कैसे, जब संशोधन करने की बारी आती है, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की बारी आती है, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों से क्या ली जाती है, परमिशन ली जाती है, दोनों से मंजूरी होती है तभी संशोधन, अन्यथा नहीं। अब आप कहेंगे लोकल गवर्नमेंट से क्यों नहीं लिया, भाई स्टेट गवर्नमेंट आप मान लो यूपी की है, यूपी की स्टेट गवर्नमेंट 75 राज्यों की क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक। अब यार ऐसे बताओ, अगर लोकल गवर्नमेंट को लेने लगेंगे, स्टेट 28 हैं, लोकल गवर्नमेंट को लेंगे, तो लगता है अमेंडमेंट का बिल जैसे हमने दिया,
हमने ये प्रस्ताव रखा कि अमेंडमेंट होना चाहिए। तो जो हमारे पोते आ जाएंगे, यानी कि हमारे लड़के के लड़के, तब वो आ जाएगा संसद में, आ पाएगा, क्योंकि उसमें लोकल गवर्नमेंट बहुत है। लोकल गवर्नमेंट एक मान लो एक जिले में आप ये जान लीजिए 10 से 15, 20, 30 एवरेज का है, इतनी होती हैं। और जिला कितने हैं? 797 2022 के आंकड़ों, अब कितने हो गए, बढ़ गए होंगे। तो ये है, तभी इनको नहीं शामिल किया, तो बहुत है ना। और ये बिल्कुल छोटे से इलाके का रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, छोटे से बिल्कुल। तो यहाँ पर संविधान से कुछ नहीं होगा, मतलब होगा लेकिन इतना नहीं होगा, बहुत कम जनसंख्या निवास करती है। एक जगह पूरा माहौल पंडाल लगाए बैठे हो पनीर खिलाने के लिए, एक जगह 10 आदमी पनीर खींच रहे हो, मतलब खिला रहे हो उनको, तो नहीं बनेगा ना। तो इसीलिए इनको नहीं लिया जाता है। ठीक, आगे देखो, न्यायपालिका के सर्वोच्च अधिकार, यानी कि इसमें जो ज्यूडिशरी होगी सबसे हाई होगी, ऊपर होगी। अपने यहाँ है, हाँ बिल्कुल है, ज्यूडिशरी अपने यहाँ ऊपर है। और वो दोनों पर नियंत्रण रखती है, किस पर? एग्जीक्यूटिव पर, और जो हमारी कानून बनाते हैं विधान पालिका उस पर, और जुडिशरी तो खुद है ही। मतलब 3 सरकार के अंग हो गए जिनमें सरकार बटी हुई है। तो हमारे यहाँ क्या है, न्यायपालिका के सर्वोच्च अधिकार है। हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है वही होता है। ठीक, और कुछ अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे कितनी भी उसके पास पावर हो, वो नहीं कर सकता। उसको न्याय संविधान मानना पड़ेगा ना। शपथ लेते हैं, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की पूर्णतः रक्षा करूंगा। वो खाली शपथ ही लेते हैं, बाकी अपने जीवन में कभी उस पर खरा कोई नहीं उतरता है। संघीय शासन का गठन, अब इसका गठन कैसे होता है, ये तो इसकी विशेषताएं हो गई। अब इसका संघीय शासन, जैसे ये इंडिया बना, अमेरिका बना, इनका गठन कैसे हुआ, ये कैसे फॉर्म हुई, ये देखते हैं हम लोग। जब राष्ट्र सत्ता बांटे, जैसे एक बड़ा सा इंडिया है, मान लो इंडिया है, उसने अपनी जो सत्ता है वो ऐसे ऐसे सबको बांट दी, तो भी क्या बना? संघवाद, क्योंकि उसने सत्ता दे दी, कुछ कुछ शक्तियां सबको दे दी। अभी बताया था ना, संघवाद क्या था, शक्तियां सबको मिल गई, संघवाद हो गया, फेडरलिज्म हो गया। या छोटे राज्य जब गठन करें, छोटे राज्य किसमें गठन करें, जैसे एक ये मिल गया, एक ये मिला, एक ये मिला, सबको एक ऊपर उठा दें। ठीक, छोटे राज्य का देखो ऐसे, एक मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इतने मिलकर इन्होंने क्या बना दिया, एक पूरा देश अंदर से सुरक्षित बना दिया। छोटे राज्य, एक एक लाइन मिली थी ना, तो 12 लाइन बना दी। यही यही किसके हो गए? छोटे राज्य जब गठन करें तब कैसे संघवाद बना। तो जब राष्ट्र सत्ता बांटे, तो उनमें से कौन से देश हैं जो राष्ट्र, मतलब एक सेंटर होते हैं और स्टेट को पावर देते हैं? देखो भारत है, सबसे हमारे ऊपर क्या है, केंद्र सरकार। पावर किसको दे रही है? स्टेट गवर्नमेंट को। दोनों अपने अपने लेवल पर क्या है, पावरफुल है। स्पेन, बेल्जियम, बेल्जियम का उदाहरण हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, 1993 में यहाँ पर अमेंडमेंट हुए थे, जिनसे क्या थी, पावर बांट दी गई थी सबको। ठीक, और दूसरा देखो स्पेन में भी ऐसी इसी तरह का है। छोटे राज्य कब गठन करते हैं? यूएसए और स्विट्जरलैंड, अमेरिका। यूएसए, इसकी देखो याद करने की ट्रिक है, किसकी, जब छोटे राज्य गठन करें, इससे पहले फेडरलिज्म, छोटे राज्य कौन? यूएसए। बस हो गया। कैसे? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एस से स्विट्जरलैंड, ए से ऑस्ट्रेलिया। जब ये तीनों गठन करें, कैसा बनाता है ये? फेडरलिज्म। लेकिन जब ये छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे बना दिया, एक पूरी कंट्री बना दी, ये छोटे देशों ने मिलकर बनाया। तो आप लोगों को समझ में आया, ये फेडरलिज्म, संघीय शासन का गठन हो रहा है। और ये तो देख रहे हैं एक तरह से यूनियन लग रहा है ना ये वाला। तो अभी इसके पहले बताया था कि यूनियन और फेडरलिज्म दोनों एक ही के पार्ट ऐसे लगते हैं। ठीक, तो आप लोगों को आशा करता हूँ ये पूरा समझ में आया। अगर आपको कुछ भी इसमें से डाउट लगे, आप उसको कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।